हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और बीवीआर पढ़ लिया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो यहाँ से जो लाइट ऑफ नेचर थी उसको एक्सप्लेन किया गया था कि जो लाइट ऑफ नेचर है वो ड्यूअल नेचर है, उसमें वेव नेचर भी एग्जिस्ट करती है और पार्टिकल नेचर भी। तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल लेके आए थे। बोर मॉडल ने अपने ड्रॉबैक कंप्लीट किया था। जो रदरफोर्ड जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोर मॉडल अपना मॉडल लेके आया था और उसने फिर अपने कुछ पोस्टुलेट दिए थे। जो अपना पहला पोस्टुलेट दिया था वो उन्होंने दिया था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक ऑर्बिट। इसका क्या मतलब है? बोर ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में होगा, जो रदरफोर्ड जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये पहला ऑर्बिट है इसका, ये सेकंड ऑर्बिट है। बोर ने बताया था जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इसके न्यूक्लियस के अराउंड, तो या तो ये इस ऑर्बिट में घूमेगा। जब इसको कुछ एनर्जी दी जाएगी तो ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पे चला जाएगा या फिर वहां चला जाएगा। इसके एक स्पेसिफिक ऑर्बिट होगा, स्पेसिफिक एनर्जी के होंगे। अगर ये यहाँ पर है, अगर मान लिया ये 8 जूल एनर्जी के रिक्वायर, इसमें इसके और इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये 8 जूल एनर्जी अगर इसको दे दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। अगर इसको हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इस सेल में आने के लिए इसको इसके और इसके बीच में मान लिया 10 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो अगर ये 8 जूल है, अगर इसको हम 1.5 जूल एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा। इसको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये अगर इसको हम 2 जूल एनर्जी देंगे तो ये यहाँ पे एनर्जी गेन करके यहाँ आ जाएगा। इसको 2.1 दे दी जाए तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका ये एनर्जी गेन नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी गेन करेगा जितनी वो स्पेसिफिक ऑर्बिट में जाने के लिए उसको रिक्वायर्ड होगी। तो जो पहला पोस्टुलेट था बोर मॉडल का, उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, जिसकी एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड है, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। एक स्पेसिफिक एनर्जी के ऑर्बिट होंगे, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इसी ऑर्बिट में घूमेगा। इसकी स्पेसिफिक एनर्जी है, इस ऑर्बिट के लिए स्पेसिफिक एनर्जी, जो नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रॉन उसके लिए स्पेसिफिक एनर्जी है, तो इन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ये इसका पहला पोस्टुलेट था। दूसरा था इलेक्ट्रॉन नाइदर लूजेस नॉर गेन एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो वो ना तो एनर्जी को गेन करेगा ना ही एनर्जी को लूज करेगा। हम उसको कुछ एनर्जी देंगे, मान लिया हमने इस कोई भी एटम है, उस एटम को एनर्जी प्रोवाइड की। अगर हम इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो एनर्जी प्रोवाइड करके नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। अगर ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो अपने आप से ना तो कोई एनर्जी गेन करेगा ना लूज करेगा, वो इसमें घूमता रहेगा। अगर हमने उसको कुछ एनर्जी दे दिया तो वो इस सेल में चला जाएगा या इस नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा। तो एनर्जी वो गेन तभी करेगा जब उसको नेक्स्ट ऑर्बिट में मूव करना होगा, लूज तभी करेगा जब उसको अपने लोअर ऑर्बिट्स में आना होगा। तो एक ही ऑर्बिट में रहते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी गेन करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये जो रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था उसको ओवरकम किया था कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है, तो कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर चार्ज पार्टिकल है तो वो एक्सेलरेट करेगा तो कंटिन्यूसली एनर्जी को लूज करेगा। तो बोर ने यहाँ से अपना पोस्टुलेट दिया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो ना तो वो एनर्जी को गेन करेगा ना लूज करेगा। तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रॉय हो रहा था, एटम न्यूक्लियस में गिर सकता था, वो इन्होंने ड्रॉबैक को ओवरकम कर दिया। तो तीसरा पोस्टुलेट लेके आए थे, वो इन्होंने बताया था एंगुलर मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है और वो एक इंटीग्रल मल्टीपल है h/2 पाई का। इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो ये 3 पोस्टुलेट दिए थे जो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। इन बोर मॉडल के 3 पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग बोर मॉडल ने एटम का सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। उसकी रेडियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है, उसकी वेलोसिटी, वो कितनी वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, उसकी एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो यहाँ से बोर मॉडल लेके आए। बोर मॉडल ने 3 पोस्टुलेट दिए और 3 पोस्टुलेट के बेस के ऊपर उन्होंने एटम का कंप्लीट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया। उनके रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी। तो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया उसको वो देखते हैं।
बोर मॉडल आया था, बोर्स मॉडल में जो एक पोस्टुलेट दिया था उन्होंने, थर्ड पोस्टुलेट, जिसको नोट करके छोड़ देते हैं, हम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था और आपने फिजिक्स में भी पढ़ लिया होगा, जब कोई न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। F इक्वल्स टू होता है K Q1 Q2, ये कोई दो चार्जेस हैं, यहाँ पे Q1 है और ये Q2 है। ये Q1 और Q2 चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, उसका फॉर्मूला होता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R होती है इनके बीच की डिस्टेंस, इसका स्क्वायर। तो ये होता है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा। इसको ओवरकम करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देगा। उन्होंने इसको रिजेंबल भी किया था सोलर सिस्टम के साथ, जैसे जो सन है, अर्थ है, वो सन के चारों तरफ लगातार रिवॉल्व कर रही है, उसी की तरह इलेक्ट्रॉन एटम्स, जो एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया था वो भी किया गया था। इलेक्ट्रॉन है कंटिन्यूअसली इसके चारों राउंड घूम रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ना आए, इसके एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया गया था, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपने ऑर्बिट में लगातार घूम रहा है, तो ये घूमेगा तो इसमें क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन r। m होता है मास, जो कोई भी पार्टिकल है वो अगला जो रिवॉल्व कर रहा है उसका मास, और किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, और रेडियस जो सर्कुलर पाथ बना रहा है उसकी जो रेडियस होती है वो, तो ये इक्वल होगा mv² अपॉन r के। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन जो पूरा एटम का सिस्टम है ये स्टेबल हो जाएगा अपने आप में। तो ये पहली कंडीशन तो ये मिल गया हमें। ओके, तो ये न्यूक्लियस वाला सिस्टम है, यहाँ पे चार्ज है कोई भी है, तो जब ये न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो फिक्स अमाउंट है, चार्ज इसके ऊपर होता है -1 चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन जितने होंगे उतना ही चार्ज उसके ऊपर हो सकता है मैक्सिमम, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E से, तो इसके ऊपर जितना भी इसका एटॉमिक नंबर होगा उतना इसका चार्ज हो जाएगा Ze। तो हम Q1 को Ze लिखते हैं और Q2 को E लिखते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, K इंटू Ze इंटू E अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv² अपॉन R। यहाँ से R से R गया और ये बच गया v² इज इक्वल्स टू K Z E² अपॉन m/r। ये अपनी पहली इक्वेशन आ गई, यहां से v² की एक वैल्यू मिल गई हमें। दूसरा है mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। ये उसका पोस्टुलेट दिया था हमने, नोट इस पहले नोट करके रख दिया था इसको, अपॉन 2 पाई। इसका हम पूरे का होल स्क्वायर करते हैं दोनों साइड से, ये हो जाएगा m² v² अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल्स टू n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर। इसको हम v² को याद रखते हैं और बाकी पूरे को एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा v² इज इक्वल्स टू n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर और m² r स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये दोनों v² की इक्वल है, ये पूरा और ये भी v² की इक्वल है, तो दो इक्वेशन है v² की इक्वल है, तो हम दोनों जो राइट हैंड साइड में इक्वेशन है इनको भी इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में v² है, तो इन दोनों साइड इनको कंपेयर करते हैं, तो ये हो जाएगा kz E² अपॉन mr इज इक्वल्स टू n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m² r स्क्वायर। तो ये m से m गया, एक r से एक r गया, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इस r को हम ऊपर लेके जाते हैं, तो r इज इक्वल्स टू n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m kz E²। यहां से देखो n है, n क्या है, n को बोला जाता है नंबर ऑफ सेल्स, जो इंटीग्रल मल्टीपल था, n पहली सेल होगी, ये कोई न्यूक्लियस इसके अराउंड, ये पहली सेल, इसके बाद सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो n होगा इंटीग्रल मल्टीपल, पहला सेकंड, मतलब n कंटीन्यूअसली चेंज होगा, तो n एक कांस्टेंट नहीं है, n वेरिएबल है। h हमने पढ़ा था प्लैंक्स कांस्टेंट लास्ट लेक्चर में, ये कांस्टेंट है,
4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, जेड क्या है, जेड है इसका एटॉमिक नंबर जो चेंज होगा एलिमेंट के साथ साथ, और ई क्या है उसका चार्ज, ये भी कांस्टेंट है। तो इसमें सिर्फ दो ही टर्म है एन और जेड जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, बाकी की सारी कांस्टेंट है। इनको हम अगर कांस्टेंट टर्म को इसमें रख दें तो आर की वैल्यू हमें मिलेगी 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। ये वाली इक्वेशन मिल गई थी, ये हम साफ कर रहे हैं इसको। आर की वैल्यू मिलेगी, आर इज इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको बोर ने बोला था, जो ये वाली वैल्यू है इसको बोला ए नोट, और इसको स्टार्टिंग में बोला बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस किसके लिए बोला इसने? इसने बोला था हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए क्यों बोला था? जो वैल्यू आ रही थी आर की, ये आ रही थी 0.529 और इनटू इसका मल्टीपल क्या था, एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन स्क्वायर अपॉन जेड का जब हम पहला ऑर्बिट लेंगे तो पहले ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जेड कितना होता है, कोई भी हाइड्रोजन है, सॉरी कोई भी नहीं, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के लिए उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जेड इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 अपॉन 1 ये 1 ही हो जाएगा, पूरा आर जो बचेगा वो बचेगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, और इसको बोला था ए नोट, बोर्स रेडियस बोला गया था हाइड्रोजन एटम के लिए। अब हम वेरी करते हैं, सेकंड ऑर्बिट में चलते हैं, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी अब की बार, लेकिन जेड तो अब भी 1 ही रहेगा हाइड्रोजन एटम के लिए, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0.529 इनटू में 2 हो जाएगा तो 4 अपॉन 1 ये हो जाएगा, और इसको बोर ने क्या बोला था, बोर्स रेडियस क्यों हो जाएगा 4a नोट। नेक्स्ट के लिए चलते हैं यार, ये r3 के लिए चलेंगे तो 0.529 इनटू में 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन z इज इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा 9, और इसको बोला था a नोट, 9a नोट। ये कंटिन्यूअसली जा रहे हैं इसके साथ। तो एक चीज देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इसकी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला पहला ऑर्बिट था n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4। हमें एक चीज कॉमन सेंस से पता कर सकते हैं, जैसे एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज है, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर वो नजदीक रहेंगे तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जो जो वो दूर जाएंगे एक दूसरे से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लग जाएगा। तो यहाँ से जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था n इक्वल्स टू 1 में, तो इनके बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यानी न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक था, यानी यहाँ पे रेडियस कम होगी। तो ये वाली डिस्टेंस जो बताई थी बोर्स ने, वो बताई थी a नॉट। अब n इक्वल्स टू 2 में चला गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में स्पेस ज्यादा हो गया। अगर स्पेस ज्यादा हो गया तो डिस्टेंस बढ़नी चाहिए थी, तो वो यहाँ भी मिली, ये मिली 4a नॉट। अब n इक्वल्स टू 3 में आ गए, तो यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया, तो यहाँ वाली रेडियस कितनी होगी 9a नॉट। इस तरह से यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे, ये हो जाएगी 16a नॉट। जो जो हम न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को दूर लेके जा रहे हैं तो उनकी रेडियस बढ़नी चाहिए थी, सेम बढ़ भी रही है। और ये बढ़ क्यों रही है, फॉर्मूला से कैसे हो सकते देख सकते हैं। देखो आर की जो फॉर्मुलेशन आई थी वो आई थी r इज इक्वल्स टू 0.529 इनटू n स्क्वायर अपॉन z। r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z के। सिर्फ इतना देखेंगे, कांस्टेंट है, इसको हटा देते हैं एक बार, तो n स्क्वायर अपॉन z। देखो जो जो हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो मतलब n की वैल्यू बढ़ेगी, तो n की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो r क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो r अगर n की वैल्यू बढ़े तो r की वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, हमने देखा अगर r n की वैल्यू बढ़ रही है n इज इक्वल्स टू 1 2 के लिए, फिर और कंटिन्यू जितना आगे जा रहे हैं r की वैल्यू बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रही है। दूसरा क्या है, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी को घटना चाहिए। तो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, r इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है z के। अगर ये इलेक्ट्रॉन और ये इसका बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है, अगर यहाँ पे ज्यादा चार्ज, सॉरी ये होता है इसका न्यूक्लियस जिसको हमने z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका प्रोटॉन। अगर यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 1 है, एक बार z इज इक्वल्स टू 2 है, एक बार z इज इक्वल टू 3 है, माना हमने पहला केस दिया z इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू 1 यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब की बार z इज इक्वल टू 2, तो 2 पॉजिटिव और फिर एक नेगेटिव, फिर 3 पॉजिटिव लिया z इज इक्वल टू 3 के लिए और एक ही नेगेटिव। पहले में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
तो ये वैल्यू मिल गई हमें, जो भी आर की वैल्यू मिली थी ए नोट, ठीक है। दूसरे केस में जो जेड की वैल्यू थी वो इंक्रीज कर दी हमने, 2 के ऊपर ले गए प्रोटॉन, उसका जो एटॉमिक नंबर था वो। तो यहाँ पे अब 2 चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में है, तो दो पॉजिटिव चार्ज है वो ना एक नेगेटिव और ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके और नजदीक आ जाएगा, तो और नजदीक आएगा, तो जब ए नोट थी वैल्यू वो अब कम हो जाएगी, ए नोट एस हो जाएगी। तो यहीं से तो एक्सप्लेन हो रहा है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के, अगर जेड बढ़ेगा तो आर कम हो जाएगी, देख रहे हैं हम, अगर जेड बढ़ रहा है तो ए नोट कम हो रही है। अब 3 फोर्स खींच रहे हैं, 3 का पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। पहले एक आदमी को खींच रहा था, 2 आदमी एक को खींच रहे हैं, 3 एक को खींच रहे हैं, तो 3 एक को खींचेंगे तो बिल्कुल पास ले आएंगे अपने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास आ जाएगा इसके, तो ए नोट डबल डैश देखा तो ये और कम हो जाएगी, तो जो जेड को बढ़ना चाहिए तो आर कम हो रही है, एक्सप्लेन हो गया। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, अगर एन बढ़ेगी तो आर बढ़ेगी, ये भी हो गया। तो ये इसने बोर्स एटम ने बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन था वो हाइड्रोजन लाइक एटम में कितनी रेडियस के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ये एक्सप्लेन हो गया यहां से। दूसरा, बोर ने निकाला जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स से सर्कुलर पाथ में, उसकी रेडियस तो निकाल ली, और रेडियस कितनी रेडियस के साथ कितने ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है, फिर उसको निकाल ली इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हमने रफ कर दिया उसको वो, ठीक है। चलो फिर से देखते हैं, वहां से क्या निकला था, के जेड E into E upon R square is equals to mv square upon R, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये उसका सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों इक्वल थे। तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, v स्क्वायर की वैल्यू आ गई k जेड ई स्क्वायर अपॉन R से आर, हम ये v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ से अगर R की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी अभी उसको पुट कर दें, तो वहां से v R की वैल्यू आई थी R is equals to 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, अगर ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, k z e स्क्वायर m, और R की वैल्यू आई थी, R की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी हम कैलकुलेट करते हैं एक बार, m v R is equals to n h अपॉन 2 पाई, यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आई थी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर और m स्क्वायर r स्क्वायर, ये वाली v की वैल्यू आई थी। और दूसरा जो यहाँ से निकल के आई थी v स्क्वायर की वैल्यू ये थी k z e स्क्वायर अपॉन m r, ये दोनों v स्क्वायर की इक्वल आई थी, तो यहाँ से हमने r की वैल्यू कितने निकाली थी, r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k जेड ई स्क्वायर, ये वाली आर की वैल्यू आई थी, आर की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम, और आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे हम अब ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये वाली नीचे वाली टर्म है ये पूरी ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा इनटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ओके, जो यहाँ से टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, तो m से m कैंसिल, तो और बाकी को लिख लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू a k और k स्क्वायर z स्क्वायर और e स्क्वायर e की पावर 4 इनटू 4 इनटू पाई स्क्वायर, और हो गया अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये स्क्वायर क्वांटिटी है, इसको हम पूरा एंड रूट लेके आते हैं, इसको ऊपर एंड रूट डालते हैं पूरे ऊपर, तो ये हो जाएगा k जेड ई स्क्वायर इंटू 2 इंटू पाई और इंटू कोई और बच रहा है तो देख लो, नहीं अपॉन एन एच। तो यहाँ पे देखो k कांस्टेंट है, z एटॉमिक नंबर है ये वेरी करेगा, e कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, n वेरी करेगा और h एक कांस्टेंट है। सिर्फ वेरी करने वाले टर्म दो ही हैं, z और n, और बाकी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू हम पुट करें तो v इज इक्वल्स टू आएगा 2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 इंटू जो वेरी टर्म है वो है z अपॉन n मीटर पर सेकेंड।
इस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। यहां से हम जैसे रेडियस के लिए वेरीफाई किया था, वेलोसिटी के लिए भी वेरीफाई करके देखते हैं। तो वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला आ रहा है वो हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z अपॉन n के। अगर वेलोसिटी तभी बढ़ेगी, वेलोसिटी क्यों बढ़ेगी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z है। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी को भी बढ़ना चाहिए। अगर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, अगर n बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो फॉर्मूला दिया आया था बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, ये वेरीफाई हो रहा है क्या, देखते हैं। पर ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड पहली सेल फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के। अगर यहाँ पे पहले केस में देखा जाए, पहला पॉजिटिव चार्ज इसमें जो जेड की वैल्यू 1 है, दूसरे में 2 देखते हैं। अगर पहली बार में एक चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस की चारों तरफ चक्कर काट रहा है। अगर ये घूम रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बढ़ा दें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। ये अट्रैक्ट होने के लिए कोशिश करेगा तो उसको ओवरकम करने के लिए और तेजी से बढ़ेगा। जितना अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही तेज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगा। अब की बार 3 ले आए तो अब की बार क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इसको डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, और तेजी से सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाएगा मतलब और तेजी से चक्कर काटना स्टार्ट कर देगा। मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां से प्रूव हो रहा है कि अगर z बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। सेकंड जो है v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। इनवर्सली प्रोपोर्शनल n है, अगर n को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी कम हो जाना चाहिए था। तो देखते हैं, ये n इज इक्वल्स टू 1 है, ये n इज इक्वल्स टू 2 है और ये n इज इक्वल्स टू 3 है। जब पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको ओवरकम करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो तेजी से रिवॉल्व करेगा। चलो हम इसको सेकंड ऑर्बिट में लिए n इज इक्वल्स टू 2 में। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था n इज इक्वल्स टू 1 में, वो अब n इज इक्वल टू 2 में आके मतलब डिस्टेंस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के। अगर r बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो ये देखा n इज इक्वल्स टू 2 में इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, दूर चला गया तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके और इसके बीच में कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो उसको ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, और थोड़ा अपनी स्पीड को स्लो कर लेगा। तो वही तो ये बोल रहा है, अगर वेलोसिटी कम हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जा रहे हैं, जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाता जा रहा है उसकी वेलोसिटी भी कम हो रही है। तो ये दोनों चीज यहाँ से वेरीफाई होगी। तो बोर ने क्या किया था, एक तो एटम की जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड उसकी रेडियस निकाल दी, दूसरा उसकी वेलोसिटी भी निकाल दी और उसके फैक्टर इफेक्ट्स किसके साथ फैक्टर इफेक्ट हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ, वो भी एक्सप्लेन कर दिया। अब बारी थी उसकी एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड उसकी एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो सब क्या है। तो आज तक हम पढ़ रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमने पढ़ा भी है, बुक में लिख भी रखा होगा। तो यहां से एक आइडिया लग जाता है कि इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है, कि पूरा सिस्टम एटम को हम स्टडी कर रहे हैं तो वहां से हमें बोला जाता है कि एनर्जी ऑफ एटम क्या है। तो यहाँ पे जो इस टर्म लिखी होती है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, ये होती है एनर्जी ऑफ सिस्टम। बोलने में बोल देते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक्चुअल में होती है एनर्जी ऑफ सिस्टम। एनर्जी ऑफ सिस्टम का क्या मतलब होता है, एनर्जी ऑफ सिस्टम का मतलब होता है ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी होगी उसके लिए। अब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आ गया, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के रिगार्डिंग इसके बीच में कुछ फोर्सेस हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, उसकी वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की नहीं है, बुक्स में लिखा मिल जाता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सिंपलिसिटी के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, एनर्जी ऑफ सिस्टम होती है। न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी होती है। तो
इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोर्स ने अपना कुछ आगे फॉर्मुलेशंस दी थी कि एनर्जी कैसे होती है। इलेक्ट्रॉन जो इसके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो कितनी एनर्जी में है, फर्स्ट ऑर्बिट में इसकी एनर्जी कितनी है, सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए इसको कितनी एनर्जी और देनी पड़ेगी, सेकंड ऑर्बिट में चला जाए। यहां से मान लिया हमको इसको इन्फिनिटी पे भेजना पड़े। इन्फिनिटी पे भेजने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो रही है, नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इन्फिनिटी का ये मतलब नहीं है कि इसको बहुत दूर भेज देंगे, या वो कोई जगह नहीं है कि स्पेसिफिक जगह वहां भेज दिया जाए। इन्फिनिटी डिस्टेंस का मतलब वो जगह पर है जहां पे इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना बचे, वो जगह वो या वो डिस्टेंस जहां पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना बचे। तो यहां तक ले आए, मान ले कोई भी हो कौन से भी ऑर्बिट तक आके इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, तो वहां पे इसके बीच की जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो। इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को कोई जरूरत ही नहीं है, वो इसके अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगा तो उसके बीच में कोई एनर्जी नहीं होगी। तो इन्फिनिटी के ऊपर जो एनर्जी हो जाती है सिस्टम की वो जीरो हो जाती है, क्योंकि उसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बचा ही नहीं। अब तो उसको उल्टा चेक करते हैं एक बार, अब रिवर्स में देखते हैं। अब यहां से इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी के ऊपर था, अब इसकी एनर्जी कितनी है इन्फिनिटी के ऊपर, जीरो। अब इसको धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा इसको बोलते हैं, जैसे एक बार समझने के लिए, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के हम धीरे धीरे नजदीक लेके आ रहे हैं न्यूक्लियस की। जो इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, इसके एरिया में एंटर करेगा, जहां तक इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस का, उससे दूर चला गया तो एनर्जी जीरो की, उसके फोर्स उसके रीजन में आ गया, तो इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो एनर्जी होती है वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव में काउंट करते हैं। इन्फिनिटी पे था जीरो, और उसके अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आ रहा है तो फोर्स अट्रैक्शन में आ रहा है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी उसकी नेगेटिव हो जाएगी। ये एक्सप्लेन करने के लिए नेगेटिव उसने फॉर्मूला कैसे कहां से ड्राइव हुआ है ये किया था बोर ने, और ये कैसे किया ये देखते हैं। बोर ने एक्सप्लेन किया, जो पहली चीज हम पढ़ के आ रहे थे अब तक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, K इंटू में ZE इंटू E अपॉन R स्क्वायर था। तो हम पढ़ भी चुके हैं यार कि हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वर्क डन होता है, वर्क डन जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, वो होती है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे जहां से हम उसको लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, वहां से जहां तक उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जैसे ये न्यूक्लियस था और ये इलेक्ट्रॉन था इसका, जहां पे इसकी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी जीरो थी, यहाँ पे इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, तो यहां से पकड़ के हम इसको वहां पॉइंट तक लेके आए, किसी पॉइंट तक हमें तो चेक करना हो, जैसे यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, तो यहां से लेके इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक लेके आने के लिए कितना वर्क डन करवाना पड़ रहा है हमें, उस वर्क डन को ही बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये वाला फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है, फोर्स हमने देखा अभी K इंटू में ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और इंटू में डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट वो करवा रहे हैं वो R, ये पूरी R रेडियस है, तो हमने थोड़ा सा एक रीजन सेलेक्ट किया, इस रीजन में हमें इसको डिस्प्लेस करवाना है इलेक्ट्रॉन को, ये मान लिया dr, इसकी डिस्प्लेसमेंट dr, इसका इंटीग्रेशन करवाते हैं। तो ये वाली कांस्टेंट K Z, इसका इंटीग्रेशन बाहर ले आए, सॉरी Z कांस्टेंट होता है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, H एटम के लिए Z इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो बाहर ले आए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी कांस्टेंट बाहर ले आए, तो इंटीग्रेशन बच गया 1 अपॉन R स्क्वायर इनटू में dr का, और ये बाहर क्या बच गया K ZE स्क्वायर, और ये हो गया 1 अपॉन R स्क्वायर इनटू में dr। तो आप पढ़ चुके हो या बाद में पढ़ेंगे, 1 अपॉन R स्क्वायर इनटू dr का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन R। ठीक है, इसको हम कहां से कहां तक लेके आए थे, लिमिट डालते हैं, इन्फिनिटी से कोई R पॉइंट तक लेके आए, यहां तक R रेडियस तक लेके आना है यहाँ तक, तो इसकी लिमिट डालेंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी से R तक, तो इसकी लिमिट डालते हैं, पहले अपर लिमिट -1 अपॉन R, और -1 अपॉन R की जगह भी ये वाली लिमिट इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो लिमिट क्या बच गई सिर्फ यहाँ पे -1 अपॉन R। तो इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे इन्फिनिटी से लेकर R तक, तो इसका पूरे का इंटीग्रेशन बच जाएगा KZE स्क्वायर अपॉन
आर माइनस आर, ये माइनस टू। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी है, पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी निकल के आई है वो आ गई माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो बोर मॉडल ने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब इन्फिनिटी से हम किसी रिक्वायर्ड पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन को लेके आने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये तो होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। जो ही वो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो रिवॉल्व भी करेगा, और कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो कौन सा एनर्जी क्रिएट करता है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से आता है, वेलोसिटी की वजह से। और वेलोसिटी की वजह से कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हमने पढ़ा भी होगा हाफ एम वी स्क्वायर। एनर्जी निकालनी है अब यहाँ से, तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे जब हम इलेक्ट्रॉन, कोई भी सिस्टम है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन सिस्टम को जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लेके आएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ अपना रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इलेक्ट्रोस्टैटिक को ओवरकम करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स में अपने आप को लेके जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में लेके जाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से आता है, वेलोसिटी की वजह से आता है। वेलोसिटी जब कोई भी पार्टिकल रोटेट करता है विद सम वेलोसिटी, तो उसमें कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, हाफ एम वी स्क्वायर बाई आर। ये किसको ओवरकम कर रहा था, के जेड स्क्वायर अपॉन आर को, के जेड स्क्वायर अपॉन आर, के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सॉरी, ये आर से आर कट गया, ये एम वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के। लेकिन हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल है, तो इसको हम दोनों साइड से हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो कोई सिस्टम था जब वो इन्फिनिटी पर था, उसमें कोई भी एनर्जी नहीं थी, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आएगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आई, और पोटेंशियल एनर्जी आई उसके साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ न्यूक्लियस के अराउंड एक रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। रोटेट करेगा तो उसके पास काइनेटिक भी एनर्जी भी आई, तो उसके पास दो एनर्जी आ गई। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो सम होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, और जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो कितनी है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन r। यहाँ से हम इस कैल्शियम लेके चेक करें तो ये वैल्यू मिली माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम इक्वेट करके देखते हैं, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, यहाँ से के जेड ई स्क्वायर अपॉन r माइनस के साथ इसको देखें तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। और इसको काइनेटिक एनर्जी को इस डायरेक्ट देखें सिर्फ माइनस को हटा के, तो ये देखें तो ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है, तो ये हो जाएगा माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन है जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के साथ एग्जिस्ट करता है। तो यहां से रिलेशन तो मिल गया हमें टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन एक्चुअल में इसकी एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी वो निकालने के लिए बोर ने जो टोटल एनर्जी थी उसमें आर की वैल्यू को पुट किया। टोटल एनर्जी निकल के आई है, टोटल एनर्जी कितनी आई है, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। यहाँ से r की वैल्यू को पुट किया, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2, और r की वैल्यू थी m स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर। ये रख दी, ये हो गया माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। यहाँ से k कांस्टेंट है, z वेरी करेगा, पार्टिकल टू पार्टिकल, एटम टू एटम वेरी करेगा। E की वैल्यू कांस्टेंट 4 पाई, ये भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट है, z की वैल्यू फिर से वेरी करेगी, n फिर वेरी करेगा, और h कांस्टेंट है। जो बाकी कांस्टेंट उनको रख लिया, उनकी वैल्यू पुट की तो हमें मिला माइनस 13.6, और ऊपर मिला z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ये वैल्यू निकल के आई, बोर ने इसको एक्सप्लेन किया। तो एक चीज हमें देखने को मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी है वो जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से निकल के आई है, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता है। एक्चुअल में इसको चेक करने के लिए न्यूक्लियस इसके अराउंड डिफरेंट ये नेक्स्ट ऑर्बिट आते गए, तो n = 1 2 3 और 4। तो टोटल एनर्जी बोल रही थी, टोटल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर के, जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस
अगर जो जो जेड बढ़ता जाएगा उसके ऊपर, उसका न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे टोटल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। कि एक्चुअल में ट्रू है? इसको चेक करते हैं, जेड को बढ़ा के देखते हैं। पहली बार में Z1 लिया, अब की बार हम Z2 ले रहे हैं, अब की बार Z3 लेके देखते हैं। तो पहली बार में इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था कुछ ना कुछ। तो टोटल एनर्जी जब बढ़ती है या घटती है तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था निकल, -kz(E²/2r) ये आया था। आर के रिवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था। जब पहली बार में इसकी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इसके बीच में मान लिया था a0 रेडियस थी। लेकिन जब इसके ऊपर चार्ज +2 आ गया होगा और इसके बीच उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज था, तो उसने ज्यादा और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया होगा, a0 डिक्रीज होकर a0 डैश बच गई होगी। मींस रेडियस कम हो रही है। जो जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ेगा, तो उसकी रेडियस कम होगी। रेडियस यहां से कम होगी तो रेडियस टोटल एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस कम हो रही है तो टोटल एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। यही तो होल्ड कर रहा है यहाँ पे। टोटल एनर्जी जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस जेड बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी वो बढ़ेगी। ये हमने देख लिया। दूसरा इसका चेक करते हैं। जो टोटल एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के। मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर n बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी को कम होना चाहिए। कि ये भी होल्ड करता है। ये जो ही हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो टोटल एनर्जी को कम होता जाना चाहिए। इसको चेक करते हैं। जो जो n को हम दूर लेके जा रहे हैं, n मींस यहाँ पे आया पहली बार में, तो यहाँ पे था, फिर n = 2 के लिए देख रहे हैं, तो टोटल एनर्जी क्या है वही फिर से चेक करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन है, सॉरी सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये दूर जाएगा तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, मींस रेडियस इसकी इंक्रीज करेगी। अगर रेडियस इंक्रीज करेगी तो टोटल एनर्जी अब की बार क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ये रिलेशन भी होल्ड कर रहा है। तो यहां से बोर्स मॉडल ने एटम की रेडियस निकाली, वेलोसिटी निकाल दी, और जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम था कंप्लीट उसकी एनर्जी निकाली, टोटल एनर्जी को एक्सप्लेन किया, काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन किया और पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन किया। तो वहां से उसको ये चीज सब देखने को मिला, ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। तो उन्होंने फिर आगे एक्सप्लेन किया इसको। टोटल एनर्जी कितनी निकल के आ रही है? -13.6 Z² ये निकल के आ रही है। ये देखा, ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, और ये n=4 है। सिमिलरली आगे फर्दर। तो यहां से टोटल एनर्जी क्या है? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने किसी इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दी। जब इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, तो बोर्स मॉडल ने स्टार्टिंग में अपने पोस्टुलेट में बोला था, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी, सॉरी एक ऑर्बिट में रहेगा, तो वो ना तो एनर्जी को लूज करेगा और ना ही गेन करेगा। अब हमने इसको कुछ एनर्जी दी, तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके इस ऑर्बिट में आ गया, या फिर इसमें भी आ सकता है या इसमें भी आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम अपने हायर एनर्जी लेवल्स में स्टेबल नहीं होता है। वो स्टेबल कब होगा? जब वो अपने लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में आएगा। तो इनके पास, अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे? ये अपनी एनर्जी को लूज करना स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल होता है, वो जो अपनी एनर्जी लूज करता है, किसके फॉर्म में पढ़ा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में पढ़ के आए हैं। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, वो एनर्जी लूज करता है, किसकी फॉर्म में लूज करता है? रेडिएशंस की फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने बताया था, उसको हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। जो रेडिएंट एनर्जी होती है उसकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो वेवलेंथ निकल रही है, वो वेवलेंथ किस रीजन में आती है? अल्ट्रावायलेट में आ रही है, इंफ्रारेड में आ रही है, विजिबल में आ रही है। ये यहां से एक्सप्लेन किया गया था, और इसी के बेस के ऊपर इसने एच लाइन, जो लाइन स्पेक्ट्रम था, बोर मॉडल ने एक्सप्लेन किया था। हाइड्रोजन एटम के लिए किया था, या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए किया था। ये कैसे किया था? जब इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, n=4 में चला गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से n=1 में आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा, 2 से भी 1 में आ सकता है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से n=1 में आएगा, तो उसको डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे उस टाइम पे, लाइमन आए थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जब कोई भी एलिमेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट से n=1 में ऑर्बिट में आएगा, तो उसने उसको एक्सप्लेन किया था। ये होती है लाइमन सीरीज, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट आए, जब उन्होंने एक्सप्लेन किया, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन सिस्टम अपना एक्साइटेड स्टेट से n=2 में आएगा, तो उसको बोला उन्होंने बाल्मर सीरीज। इसी तरह से जब कोई भी अपने एक्साइटेड स्टेट से n=3 में आएगा, फर्दर एक्साइटेड स्टेट से n=4
ग्रेटर देन 3, उनमें से n इज इक्वल्स टू 3 में आएगा तो उसको बोला पास्ट टर्म। फिर n इज इक्वल्स टू जो 4 में आ रहे थे उसने उनको एक्सप्लेन किया था ब्रैकेट में, और n इज इक्वल्स टू 5 में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे फर्दर एक्साइटेड स्टेट से उसको पी फंड ने एक्सप्लेन किया था। तो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज एक्सप्लेन की गई थी। तो लाइनमैन ने एक्सप्लेन किया था जो फर्दर एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करके आ रहे हैं n इज इक्वल्स टू 1 में, उसने बोला था लाइनमैन सीरीज। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो रेडिएशंस रिलीज करेगा, और वो रेडिएशंस क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की होंगी, डिफरेंट वेवलेंथ होंगी, दैट मींस उनके डिफरेंट डिफरेंट कुछ ना कुछ, अगर वो विजिबल रीजन की वेवलेंथ देगा तो उसमें कलर लाइन शो होंगी। तो यहाँ पे जो लाइंस आ रही थी विजिबल रीजन की वो आ रही थी बार्मर सीरीज में, ये रीजन आ रहा था विजिबल रीजन, ठीक है। ये सारा रीजन आ रहा था इंफ्रारेड में, और ये जो लाइमन सीरीज थी ये थी अल्ट्रावायलेट रीजन। जो इस बार्मर सीरीज में आ रही थी वो सिर्फ विजिबल रेंज में दिखाई दे रही थी। तो यहां से टोटल एनर्जी जो निकल के आई थी हमने कैलकुलेट की थी -13.6 Z² अपॉन n²। तो हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल्स टू 4 में से n इज इक्वल्स टू 1 में आ रहा है तो इसमें एनर्जी गैप कितना होगा, तो चेक करते हैं। टोटल एनर्जी वहां पे कितनी है इसकी -13.6 Z²। Z हाइड्रोजन एटम के लिए एक्सप्लेन है, H लाइक एटम हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन लाइक एटम H प्लस, H के लिए हाइड्रोजन हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस। ये सिर्फ जो बोर्स मॉडल हुआ था एक्सप्लेन, ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एक्सप्लेन किया गया था। तो यहां से जो एनर्जी निकली -13.6, Z की वैल्यू 1 अपॉन n4, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 4 से निकल के आ रहा है, n4² -13.6 इंटू 1, Z चार्ज वो उसके न्यूक्लियर चार्ज 1 है, अपॉन n इज इक्वल्स टू किस में आ रहा है, लाइमन सीरीज के लिए n इज इक्वल्स टू 1 में, तो n1²। तो ये हो गया -13.6 इंटू 1 अपॉन n4² माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 13.6 n1²। तो यहां से फॉर्मूला साफ निकल के आ रहा है, जो फर्दर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में है, लोअर स्टेट में आएगा, स्टेबल स्टेट में आएगा, उसकी टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला निकल रहा है 13.6 तो कॉमन है, और इनटू में 1/n1², और ये वाला माइनस अंदर n2, इसको हम n1 और इसको n2 मान लेते हैं। कोई भी डिफरेंट स्टेट है, ये n1 हो सकती है, n2 n3, कोई भी n1 से n2 के, और ये n2²। अगर कोई अपना एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो उसकी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये निकल के आ रहा था। तो यहां से हम किसी के भी जो डिफरेंट स्टेट है उनके बीच की एनर्जी गैप को निकाल सकते हैं। तो यहां से बोर्स मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बोर्स मॉडल यहां पे भी कुछ ना कुछ फेल हुआ था। तो एक तो फेलियर, उसका मेन फेलियर क्या था, एक तो फेलियर ये था कि ये सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स को एक्सप्लेन कर पाए थे, मेन ड्रॉबैक एक ये था। दूसरा था एक ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइन नहीं बता पाया। जैसे हम स्पेक्ट्रा को पढ़ रहे थे, तो स्पेक्ट्रा को क्या पढ़ रहे थे, जब हम किसी रेडिएशंस की जो रेडिएशंस आ रही थी उनको हम स्पेक्ट्रोस्कोप में डाल रहे थे तो डिफरेंट डिफरेंट लाइन से हो रही थी। लेकिन उस जो लाइंस आ रही थी, जब उन लाइन को हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वो लाइंस फर्दर टूट गई। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो उनको बोला गया स्टार्क लाइंस, स्टार्क इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट, और जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में टूटा उसको बोला हमने जीमन इफेक्ट। स्टार्क और जीमन इफेक्ट क्यों हो रहा था, ये जो लाइंस स्पेक्ट्रा आ रहे थे, ये स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जाके क्यों फर्दर लाइंस में, सब लाइंस में ब्रेक हो रहे थे, वो लाइंस कहां से आ रही थी, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बोर मॉडल थे उसके भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक आ गए। एक तो ये मेन ड्रॉबैक ये था कि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एक्सप्लेन कर पा रहा था, और एक ये मेजर ड्रॉबैक था ये 2D में ऑर्बिट अपना दे के आ रहा था, 2D ऑर्बिट दिया था, क्योंकि जो ऑर्बिट होता है वो उसने बताया था कि जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, वो एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ है मींस एक 2D मोशन है, मतलब इसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक डायरेक्शन में 2D में ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो बाद में जब उसको
क्वांटम मैकेनिक्स ने एक्सप्लेन किया है, क्वांटम मैकेनिक्स आई तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में नहीं है, एक स्फेरिकल पाथ में है। जो न्यूक्लियस है उसकी 3D मोशन में, 3D में है, उसकी चारों ओर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है। एक ही मेजर ड्रॉबैक आ गया था, एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइंस को जीमेनो-स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स आए थे। एक मेजर ड्रॉबैक था, एक ही ड्यूअल नेचर को, एक तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आया था बाद में, और एक आया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये कुछ हद तक फेल हो गया था। उस फेलियर को बाद में जो क्वांटम मैकेनिक्स आई उसने अपना कंप्लीट से उसको सोल्व किया। तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, उसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो मेन टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स, वो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।